हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया और हमने बहुत सारे पोस्ट देखी होंगे, झांकियां देखी होंगी, बहुत से हिंदी में लिखे, बहुत से अंग्रेजी में लिखे। जब हम गणतंत्र होने की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, तो जिस भाषा में ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारी हिंदी भाषा, वो अपने वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंची, क्या रास्ता रहा। चाहे हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, चाहे हम बात करें उसके बाद के साहित्यिक बदलावों की, या उसके पहले कुछ मूर्धन्य विद्वान जैसे द्विवेदी जी, निराला जी आदि के प्रयासों की। तो आज हिंदी का जो संवैधानिक विकास है उसको पढ़ते हुए हम हिंदी के यात्रा को देखेंगे उस नज़र से, जो नज़र हमें वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के लिए बहुत मजबूत बना देगी और निश्चित तौर पे हमें उत्तरों को लिखने में एक सकारात्मक आइडिया प्रदान करेगी। ठीक है, बात की जाए अगर हिंदी साहित्य की, तो स्वतंत्रता संग्राम में मैं इस पे वीडियो भी कर चुका हूं कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिंदी एक बहुत बड़ी कनेक्टिंग यानी कि संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई। मैं आपको बता दूं कि जिस समय स्वतंत्रता संग्राम को हम सबसे हाई पे देखते हैं, पीक पे देखते हैं, उस समय हमको हिंदी भाषा भी भारत में एक संपर्क सूत्र के रूप में पीक पे, एकदम हाई पे दिखती है। उसका कारण क्या है? ब्रज और अवधी जो भाषाएं थी, कहीं ना कहीं उनका स्थानिक प्रयोग तो हो रहा था। कुछ एक कवि ऐसे भी थे जो ब्रज या अवधी जैसी भाषाओं को अपने लेखन में, गद्य में या पद्य में प्रयोग भी करते थे। लेकिन फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि हमें भाषाई अनुशासन या शाब्दिक अनुशासन की तरफ ध्यान देना होगा। फिर वो द्विवेदी जी की बात हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बात हो मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की, वो एक कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और हिंदी अपने मूल रूप में संपूर्ण देश के सामने आ गई। और न सिर्फ देश के सामने आई बल्कि देश के सभी जो डॉट्स कहते हैं ना, इट कनेक्टेड ऑल द डॉट्स। इसने सभी डॉट्स को जोड़ा, हर एक कड़ी को जोड़ा। और आज हम प्रत्यक्ष रूप से इस बात के गवाह हैं कि कितनी सारी कविताएं लिखी गई कि हिंदिया में बू रहेगी जब तल ईमान की, तब तिलंदंग तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, या मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो बहुत सारी कविताएं रची गई है ना। खैर, तो घटनाएं और गांधी का बहुत बड़ा रूप था, क्योंकि गांधी निश्चित तौर पर जो भारत का जो देशज तत्व है वो उसकी बात करते थे। गांधी कहते थे कि भारत की जो यूनिकनेस है वो इनके लोगों में, यहाँ की विविधता में और यहाँ की भाषा में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हम घटनाएं गांधी वाले जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, तो 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनता की भाषा का घोषित कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उन्होंने जन समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदी के महत्व को सामने लाने की कोशिश की। क्योंकि बहुत सारे लोगों से, आप गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, MP की बात करें, इवन दक्षिण में भी एक संपर्क सूत्र के रूप में तो हिंदी आगे जा ही रही थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का योगदान निश्चित तौर पर मैं अभी भी बता रहा हूं कि कितने सारे साहित्य लिखे गए, कितने सारे साहित्यकारों ने कितनी शानदार कृतियां लिखी, और कुछ को तो मैंने अभी पढ़ के बताया। जब मैं प्रयाण गीत की बात करता हूं और कहता हूं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो मैं सिर्फ जयशंकर प्रसाद के शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूं जिसने संपूर्ण युवाओं को वास्तविक प्रयाण की तरफ जाने के लिए जो ऊर्जान्वित किया, मैं उसकी बात करता हूं। हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा रोल था स्वतंत्रता संग्राम में। हिंदी साहित्य ने अहम भूमिका निभाई। लेखक जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जी जैसे लेखकों ने बहुत योगदान दिया। ठीक है, जन जागृति फैलाई, देश को उसकी शक्ति का एहसास हुआ। देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं किसी को, किसी भी माध्यम के द्वारा, तो आपको लगता है कि हमारी विजय हुई। हिंदी वो भाषा बन रही थी जिसने अनेक जगहों पे, अनेक घटनाओं में एक उस सशक्त माध्यम का कार्य किया हिंदी ने। अच्छा, संविधान सभा की बहस हुई। जब संविधान सभा में हिंदी को लेकर बहस हो रही थी कि हिंदी का स्वरूप क्या रहे, तो हम सबको पता है कि संविधान सभा में
यूँ तो मोस्टली हिंदी भाषी लोग ही थे, पर अलग अलग जैसे साउथ की बात कर लें या वेस्ट की बात कर लें या ईस्ट की बात कर लें, यानी कि दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात कर लें, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो अब जैसे हिंदी समर्थकों का पक्ष क्या था? हिंदी समर्थकों को देश की राजभाषा बनाने का समर्थन किया गया, क्योंकि ये अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती थी। उन्हें राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी को अपनाने पर जोर दिया, ठीक है। फिर अंग्रेजी समर्थकों का पक्ष क्या था? उनका कहना था कि अंग्रेजी समर्थकों ने तर्क दिया कि ये आधुनिक शिक्षा और प्रशासन में महत्वपूर्ण थी, और उनका विश्वास था कि अंग्रेजी का प्रयोग विकसित भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। क्षेत्रीय भाषाओं का क्या पक्ष था? दक्षिण भारतीय नेताओं ने हिंदी के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता का सम्मान होना चाहिए। यहां पे एक बात और है, जिस समय भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे नेता, लीडर्स जब लगे हुए थे कि भारत को आज़ादी मिल जाए, उस समय निश्चित तौर पे तमाम ऐसे लीडर्स थे, चाहे वो दक्षिण के हों, चाहे वो पूर्व के हों या पश्चिम के हों। उन्होंने कहा कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए और संविधान सभा में बहस हो रही थी कि हिंदी का स्वरूप क्या होगा, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों ने आक्षेप किया या उस पे ऑब्जेक्शंस किए कि हिंदी और हिंदी की बात करते हुए हम क्षेत्रीय भाषाओं का जो सम्मान है वो उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं को उनका ड्यू मिलना चाहिए, और क्षेत्रीय भाषाओं को उनका ड्यू मिलना चाहिए, तो हिंदी को आप थोड़े से लिमिट में रखने की कुछ ऐसी बातें हुई जो क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और उनका कहना भी बहुत गलत नहीं था, क्योंकि अगर आप भारत की आबादी की बात करें तो लगभग 40 से 42 मान लेते हैं, 42% ऐसी आबादी है जिनकी जो प्रथम भाषा है वो क्या है? उनकी प्रथम भाषा क्या है? वो हिंदी है। लगभग 30% की आबादी ऐसी है जिनकी प्रथम नहीं लेकिन द्वितीयक भाषा क्या है? द्वितीयक भाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। तो लगभग 72% लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पे हिंदी एटलीस्ट पहले या दूसरे नंबर पे बोलते हैं। बट यहां पे 28% या कह लीजिए 30%, 32% का एक ऐसा ब्रैकेट है जो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलता, ठीक है। उनके लिए तमिल, तेलुगु, मलयाली, उड़िया ये भाषाएं, मराठी ये भाषाएं प्रमुख भाषा है। तो उनको इग्नोर करके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। राष्ट्र के रूप में तो हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। तो वही बात यहां पे कही गई। खैर, अनुच्छेद 3 फिर संविधान बना। संविधान को एक भाषा के रूप में रखा गया। कहा गया कि राजभाषा तो रहेगी, आधिकारिक भाषा 15 वर्ष तक रहेगी, उसके बाद अंग्रेजी के साथ रहेगी, और 15 वर्ष बाद इस बात पे विचार किया जाएगा कि किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए। मोस्टली वो इंग्लिश के लिए था कि इंग्लिश को शायद हटा दिया जाए, बट वो अभी तक है, मौजूद है। खैर, जो दूसरी बात थी वो ये कि राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए बाकायदा बहुत सारे उपबंध किए गए संविधान में। तो राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, संपर्क भाषा लोग भले कह लेते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं कह पाते। खैर, अनुच्छेद 344 ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित किया और देवनागरी लिपि को अपनाया। अंग्रेजी को भी सहायक भाषा बनाकर 15 वर्षों तक इस संतुलन को बनाए रखने का प्रावधान तय किए गए, पर हम सबको पता है कि आज भी ये प्रावधान उसी प्रकार से चलते आ रहे हैं। खैर, कुछ अनुच्छेद आप देख लेते हैं हम संविधान के, ठीक है। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग हर 10 वर्षों में गठन, जो कि शायद पूरी तरीके से नहीं हो पाया। 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 346 संघ और राज्यों की बीच संपर्क भाषा हिंदी या अंग्रेजी की बात। अनुच्छेद 347 जो है, ये 46 था, सॉरी, विशेष भाषा की मान्यता के लिए राज्य को आवेदन। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी का विकास और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को अपनाना। तो अलग अलग अनुच्छेदों में विभिन्न प्रावधान किए गए। आप देख भी सकते हैं कि इन अनुच्छेदों ने भाषा की नीति को संवैधानिक स्वरूप दिया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, राज्यों को भाषा निर्णय की स्वतंत्रता मिली और भाषाई विकास की जिम्मेदारी तय की गई। हम सबको पता है कि इसी दौरान त्रिभाषा सूत्र जो है उसकी भी बात की गई। त्रिभाषा सूत्र की बात की गई कि एक उनकी अपनी मातृभाषा जिसमें बोल रहे हैं, दूसरी भाषा एक अंग्रेजी, और तीसरी भाषा कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, या अगर मातृभाषा तमिल तेलुगु है तो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान। और हम सबको पता है कि हैदराबाद का अगर देखेंगे आप या केरला में देखेंगे तो हिंदी कई जगह पढ़ाई जाती है। तो बहुत से वे लोग जो केरल में के हैं या हिंदी के हैं, सॉरी हैदराबाद के हैं, वो हिंदी एक भाषा के तौर पर बोलते ही बोलते हैं और क्लियर बोलते हैं, ठीक है। खैर,
कुछ समिति और आयोग देख लेते हैं। मुंशी अयंगार फॉर्मूला क्या था? 1949 में स्थापित इस समिति ने हिंदी और अंग्रेजी के समानांतर प्रयोग की सिफारिश की। इसने राज्यों को भाषाई स्वतंत्रता देते हुए संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर राजभाषा आयोग 1955 में यह आयोग हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें लेकर आया। इसने विभिन्न सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोगों की बाध्यता पर जोर दिया। फिर संयुक्त संसदीय समिति देखने को मिलती है 1959 में। इस समिति ने हिंदी और अंग्रेजी के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। ठीक है, यह पहल दोनों भाषाओं को प्रशासनिक और संवैधानिक कार्यों में समानता देने की दिशा के आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है, खैर 1965 के बाद की स्थिति क्या है? चूंकि 1965 मैंने आपको बताया, कहा गया कि जो अंग्रेजी की स्थिति है उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, तो भाषा आंदोलन और समझौता क्या? 1965 में दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में बड़े आंदोलन हुए। कहा गया कि नहीं, आप हिंदी को प्रमुख राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका परिणाम हिंदी और अंग्रेजी के सह अस्तित्व के रूप में देखा जा सकता है, जो अभी भी चलता आ रहा है। वर्तमान सांस्कृतिक स्थिति क्या है? प्रमुख सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है, जबकि शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व जारी है। ठीक है, साहित्य और संस्कृति में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का ध्रुवीकरण देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषाओं का ध्रुवीकरण थोड़ा सा, आप कह सकते हो सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा आजकल हिंदी को लेके एक वो सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ रहा है, या आप ये कहें कि थोड़ा कूल लगता है। अंग्रेजी में कुछ आप लिखिए, शायद उतने लोग ना पढ़ें, आप हिंदी में उसी बात को लिखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने में आप सफल रहें। तो ये एक हिंदी का एक प्रभुत्व है यहाँ पे। खैर, और देख लेते हैं वर्तमान स्थिति की समीक्षा। शासन में भाषा, अधिकांश सरकारी गतिविधियां हिंदी में संचालित होती हैं। विभिन्न सरकारी विभाग और पुलिस भी हिंदी के माध्यम से आम जनता के साथ दैनिक संवाद में रहते हैं। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अंदर से वो निकल के नहीं आता है, वो कोई विशेष अवसर रहता है तभी हमको हिंदी की जो प्रभुत्वता है वो दिखती है, अदरवाइज अंग्रेजी जो है वही वहां पे प्रभुता में रहती है। ठीक है, शिक्षा में जोर, हालांकि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व है, हिंदी माध्यम का प्रसार भी बढ़ रहा है और यह हिंदी में ज्ञान के विस्तार और टेक्निकल शिक्षा में भाषाई विकल्प प्रदान कर रहा है। साहित्यिक समृद्धि की बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि एक नई हिंदी वाला जो वर्ग है वो बहुत बढ़ रहा है, जो एक नई प्रकार की हिंदी को स्वीकार कर रहा है और हिंदी साहित्य को पढ़ रहा है। पर जो स्तर अंग्रेजी साहित्य का है, कहीं ना कहीं अभी हिंदी साहित्य को, अभी की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे आना समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का लगातार विकास हो रहा है। कई क्षेत्रीय भाषाओं से मेल जोल के कारण हिंदी साहित्य का विकास समर्पित पाठक वर्ग और लेखकों के साथ हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हिंदी जो भाषी है वो भी थोड़े से इस समय कहीं ना कहीं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी के फायदे और चुनौतियां क्या हैं? संवैधानिक दर्जे के फायदे क्या हैं? कि हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा देके प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता प्राप्त हुई है। ठीक है, यह सामाजिक सम्मेलन और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी बन गया है। मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता ने संतुलन बनाए रखने में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एकरूपता की तलाश बहुभाषिक पहचान के साथ साथ सामंजस्य में रहती है। चुनौती यह भी है कि हर कोई जो हिंदी भाषी है उसे लगता है कि पूरी दुनिया को हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन वो कभी ये प्रयास शायद नहीं करते कई बार कि जो साउथ की या दक्षिण की जो भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो या वो तेलुगु हो या वो कन्नड़ हो या वो मलयालम हो या वो उड़िया हो या वो मराठी हो, शायद आप बोलने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, कुछ कुछ शब्द ही सीखें। ये बताता है कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितना करते हैं। हिंदी का महात्म्य किसी से छिपा नहीं है। मैं तो हिंदी साहित्य पढ़ाता ही हूँ, लेकिन हिंदी का महात्म्य बताते हुए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में हिंदी के साथ अन्य भाषाएं भी हैं ना। भारत में बंगाली भी है, भारत में डोगरी भी है, गुजराती भी है, सिंधी भी है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम एक भाषा को ही सबके ऊपर अगर हम बिना किसी आंकड़े को देखे अगर हम थोप देते हैं तो तार्किक नहीं लगता है। तार्किकता क्या कहती है कि हिंदी को मानिए और बहुत मानिए, कोशिश कीजिए कि पहले एक मजबूत संपर्क भाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी बढ़े, लेकिन हमें साथ ही जो क्षेत्रीय स्तर पे भाषाएं बोली जाती हैं, जो आंचलिक भाषाएं बोली जाती हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा, उनकी भी वैल्यू करनी होगी, उनकी भी इज्जत करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जब यहाँ पे आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी कि वो ट्राई करते हैं कि शायद हिंदी में आपसे बात कर ले, पर आप वहाँ पे जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि अगर तो हिंदी समझते नहीं तो आप अंग्रेजी में बात करते हैं। कितना अच्छा हो कि आप तमिल में बात करें, तेलुगु में बात करें, कन्नड़ में, कोशिश करें। यू हैव गूगल ट्रांसलेट विथ यू, आपके पास गूगल ट्रांसलेट और तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आप अपनी भाषाई जो ये जो दिक्कत है इसका समाधान कर सकते हैं, है ना। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। खैर, भविष्य की दिशा क्या है हम देख लेते हैं एक बार।
भाषाई संतुलन की दिशा निश्चित तौर पे आगे का रास्ता हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का है। नए तकनीकी समाधान, बहुभाषिक शिक्षा और प्रशासनिक नीति के जरिए भाषिक समन्वय को बढ़ावा देना आवश्यक है। हमें भाषाई समन्वय की बात यहां पे की गई है, वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना होगा। हमें ऐसा कोई एकदम से आदेश नहीं निकाल देना या ऐसा कोई मूवमेंट नहीं छेड़ देना कि हिंदी ही सबसे ऊपर है। महत्व तो है ही ना भाई। इतिहास हम कब से 2-2.5 हजार वर्षों का इतिहास हम देखते हैं। हिंदी को हम संस्कृत से लेके वर्तमान हिंदी के जो मानक हिंदी के स्वरूप तक आते हुए देखते हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं है कि किसी और भाषा को आप डीमीन कीजिए, आप उसकी भी इज्जत कीजिए। आपका महात्म्य किस बात में है, आपकी महत्ता किस बात में है कि आप कितने बड़े हैं, इस बात में नहीं कि आप किसको कितना छोटा दिखाते हैं। बस इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सारांशतः हम क्या कह सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया भारतीय बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता की दिशा में कदम बढ़ाया गया, निश्चित तौर पे कदम बढ़ाया गया, ठीक है। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि आज हिंदी को लेके थोड़ा सा लोग भावुक हो रहे हैं। भावुक होने के साथ सजगता और तार्किकता भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप हिंदी की भावुकता में ही आगे बढ़ते जाए और बाकी जो भाषाओं का जो महत्व है उसे आप इग्नोर करते जाए। खैर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय स्टडी IQ पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है ना। और ये वैलिड कब तक रहेगी? ये वैलिड रहेगी 27 जनवरी तक ये सेल रहेगी। इस दौरान आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मेरे हिंदी साहित्य के नए बैच जो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। ये वैकल्पिक विषय 2026 की UPSC जो परीक्षा है उसको टारगेटेड है। बहुत सारे फीचर्स आपको नीचे लिंक पे क्लिक करके भी मिल जाएंगे, आप वहां पे पहुंच जाएंगे, या आप studiiq.com जब भी विजिट करेंगे तो आप वहां पे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 27 जनवरी तक यानी कि आज रात तक इसको आप लेते हैं तो आपको रिपब्लिक डे सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, vikas.singh@studiiq.com मेरी ईमेल ID है। आप यहाँ पे मेल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ एक्सप्रेस करना हो, कुछ भी बताना हो, किसी प्रकार से संवाद करना हो, vikas.singh@studiiq.com या आप ऑफिशियल विकास @official विकास ये टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।